अस्सलामुअलैकुम। एट क्लास आज हम सोशल साइंस में पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। ज्योग्राफी की जो हमारी बुक है उसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन और विकास। इसका जो पहला चैप्टर है इसका नाम है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज माने यानी संसाधन। संसाधन वो चीज़ होती है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो संसाधन क्या होते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं, किस किस तरह के होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। लुक एट दिस थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस bottle of honey, books, each of this has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is resources? Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need or resources, replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study, all are resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. तो रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स इसमें बताया गया है कि हमारे आसपास की सभी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़, या जिस पानी को हम पीते हैं वो, जिस कॉपी में हम लिखते हैं वो, ये जो खाना हम बनाते हैं उसके इस्तेमाल में जो सब्ज़ी लाते हैं वो सब क्या है? हमारे रिसोर्सेज हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. They have all been used, so they are utilities. Utilities or usabilities is what make an object or substance or resources. तो ये सब जो चीज़ें हमारी, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, सब्ज़ी या टेक्स्ट बुक, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अब ये ज़रूरत की चीज़ें हमारी, तो इसीलिए हमारे लिए रिसोर्स का काम करती हैं, हमारे लिए रिसोर्स बन जाती हैं। कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है? राजू ने सवाल किया कि कुछ ऐसे तो हम किसी चीज़ को रिसोर्स नहीं बोल सकते। किसी भी चीज़ के लिए रिसोर्स का होना क्यों ज़रूरी है? मतलब कैसे कोई चीज़ रिसोर्स को हम कह सकते हैं कि ये चीज़ रिसोर्स है? तो उसका अम्मा जवाब देती है, इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. वो हर चीज़ जिसकी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम में आती है और उसकी कोई कीमत होती है, यानी उसकी कोई वैल्यू होती है, उसका कोई कीमत होती है, तो वो उससे रिसोर्स बनती है. वैल्यू मीन्स वर्थ, वर्थ मीन्स कीमत. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिकल वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. कुछ चीज़ों को हम ख़रीद सकते हैं, बट कुछ चीज़ों को हम नहीं ख़रीद सकते, लेकिन वो दोनों ही चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं. जैसे कि आयरन वगैरह होता है या लोहा या कुछ भी ऐसी चीज़, तो उसको हम ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सा जो लैंडस्केप होता है या अच्छा सा जो हमारी नज़रों को देखने में अच्छा लगता है चित्र, उसको हम नहीं ख़रीद सकते. लेकिन वो दोनों क्या हैं? वो दोनों रिसोर्सेज हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. योर ग्रैंड मदर्स home remedies have no commercial value today, but if they patented and sold by a medical firm tomorrow, they could be become economical valuable. तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा से उनकी कोई कीमत नहीं होती. जैसे कि कुछ चीज़ें पहले हमें फ्री मिल जाती थी, जैसे हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे उनके नुस्खे वगैरह हमें फ्री मिल जाते थे, लेकिन बाद में कोई फर्म है, कोई मेडिकल कंपनी है, उसने उसका पेटेंट करवा लिया. पेटेंट मतलब अपने नाम पे उन्होंने उसका अधिकार ख़रीद लिया, यानी उसके बिना उसको कोई ख़रीद नहीं सकता. तो फिर उस चीज़ की क्या हो जाती है? एक वैल्यू हो जाती है. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज. बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स. तो टाइम और टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारा वक्त और जो टेक्नोलॉजी है, वो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, यानी दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो रिसोर्स को बदलने में हमें, जो रिसोर्स का यूज़ करने में हमें सहायता करती हैं. इसमें बताया गया कि इंसान जो है वो खुद एक रिसोर्स है.
इंसान दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करता है तो वो खुद एक रिसोर्स है. It is their idea, knowledge, invention and discoveries that led to creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to practice of cooking and other process, while the invention of wheel ultimately resulted in development newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. तो इसमें ये बताया गया है वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो उससे हम और भी ज़्यादा चीज़ों को रिसोर्स बनाने में उसे हम सक्षम हो गए. जैसे कि आग का आविष्कार सिर्फ पहले जानवरों से बचने के लिए होता था, लेकिन उसका इस्तेमाल धीरे धीरे कुकिंग में होने लगा और फिर और भी चीज़ों में. इसी तरह पहिए का इस्तेमाल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाने में होता था, लेकिन बाद में वो ट्रांसपोर्ट का एक अहम हिस्सा बन गया. टाइप ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन के प्रकार, यानी संसाधन किस किस तरह के होते हैं. रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. तो बेसिकली जो रिसोर्सेज होते हैं, हमारे संसाधन जो होते हैं, उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक तो नेचुरल, एक ह्यूमन मेड और एक खुद ह्यूमन. अच्छा, सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं हमारे? वो चीज़ें जो प्रकृति हमें देती है, जैसे कि रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन और कॉल्ड नेचर रिसोर्सेज. यानी कि जो चीज़ें प्रकृति हमें देती है और उसमें हमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती, यानी ज़्यादा उसमें मॉडिफाई नहीं करना पड़ता उस चीज़ को, वैसे ही हम उसको यूज़ में ले सकते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज. वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो पानी जो हम पीते हैं, वो नदी जिसमें से हम पानी नहाने के लिए लेते हैं, वो मिट्टी जिसमें हम खेती करते हैं, मिनरल्स जो हमें पहाड़ों में से मिलते हैं, और ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. यानी इसमें से बहुत सारी चीज़ें नेचर ने हमें फ्री में दी हुई हैं. जैसे कि हवा की कोई कीमत नहीं है, पानी की भी कोई कीमत नहीं है. इसी तरह से मिट्टी भी हम चाहें तो खेती उगा सकते हैं. In some cases, tools and technology may be needed to use a nature resource in the best possible way. कुछ चीज़ों में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है नेचुरल रिसोर्सेज को अपने यूज़ में लाने के लिए. जैसे कि सोलर एनर्जी है. जब धूप पड़ती है पृथ्वी पर तो उससे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते, बट हम उसका एक टूल का यूज़ करके, जिसको सोलर पैनल कहते हैं, सोलर पैनल का यूज़ करके हम जो सनलाइट है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब जो सनलाइट है हमारी, वो नेचुरल रिसोर्स है, वो फ्री में मिलती है, हमें सब जगह पे मिल जाती है, बट उसका यूज़ करने के लिए हमको उसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है. यानी एक सोलर पैनल का यूज़ करना पड़ता है. इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं. फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब जो प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे, नेचुरल रिसोर्स हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है, एक तो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं इसमें पढ़ेंगे हम थोड़ा सा. और दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेन्स्ड क्विकली. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड and are no affected by human activities such as solar and wind energy, yet less use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resources, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today. इसमें क्या बताया गया है? इसमें हमें ये बताया गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसका हम यूज़ हम बार बार कर सकते हैं. रिन्यूएबल जिसका हम यूज़ बार बार कर सकते हैं और ये हमारे पास बहुत सारी मात्रा में उपस्थित है. जैसे कि हवा, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी, यानी कि जो धूप हमें मिलती है, जो हवा हमें मिलती है. पानी इतना सारा है हमारे पास, मिट्टी इतनी सारी है, फॉरेस्ट है. लेकिन इसमें से कुछ चीज़ ऐसी है जैसे कि पानी, मिट्टी और फॉरेस्ट यानी जंगल, इसका हद से ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका स्टॉक जो है वो ख़त्म हो जाएगा. हालांकि ये रिन्यूएबल है, लेकिन फिर भी हद से ज़्यादा अगर इसका इस्तेमाल करेंगे हम, जैसे कि जंगल को अगर बेतहाशा काटेंगे तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे. अगर धीरे धीरे करके काटेंगे तो वो उसकी जगह पे नए पेड़ फिर से उग जाएंगे और वो चलता रहेगा. पानी है, अगर हम इस्तेमाल में थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे, फिर से बारिश होगी और फिर से पानी हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा. लेकिन हद से ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ का यूज़ करेंगे
तो वो एक वक्त पे इसका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं हमारे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिसका हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया फिर वो हमारे इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते। जैसे कि आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, वंस दे स्टॉक्स आर एग्जीक्यूटेड it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since the period is much more than human life spans, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gases are some examples. Non-renewable resources होते हैं हमारे जिसका हमने अगर एक बार इस्तेमाल कर लिया तो फिर उसका दोबारा इस्तेमाल करने में हमें हज़ारों साल लग जाएंगे। यानी कि अगर एक बार हमने किसी चीज़ का यूज़ कर लिया तो उसको दोबारा यूज़ करने में हमें या उसको दोबारा वापस आने में हज़ारों साल लग जाएंगे। जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, नेचुरल गैसेस हैं, CNG और PNG लाइक, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है, एक बार हमने यूज़ कर लिया हम इसका फिर से फ़ौरन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हवा है, हमने इससे हवा से एनर्जी बनाई, फिर से हवा चली, फिर से एनर्जी बना ली। सनलाइट से है, सोलर पैनल है, धूप निकली, हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, फिर से धूप निकली, फिर से बना ली। लेकिन ये जो नॉन रिन्यूएबल है इसका अगर हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया फिर इसको दोबारा वापस आने में हज़ारों साल लग जाते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोल या नेचुरल गैसेस। अब ये नई चीज़ आई है हमारे सामने, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? Sometimes natural substance become more resource only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridge, road, machinery and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resource. अच्छा, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास, प्रकृति ने दी तो होती हैं लेकिन अब वो हम ऐसे वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि पहाड़ों पे से जो कच्चा लोहा निकलता है हम कच्चे लोहे के इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहाड़ से जो सीमेंट निकलता है हम सीमेंट को वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें मानव अपना कुछ योगदान देता है, उसके बाद वो इस्तेमाल करने लायक होती हैं। जैसे कि लोहा हुआ, आयरन और या सीमेंट हुआ, इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं जो मानव उन्हें बनाता है यूज़ करने लायक, तो उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी जो है वो दी तो प्रकृति ने है लेकिन इंसान ने उसे यूज़ करने लायक बनाया, यानी कि उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लायक बनाया है। तो टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानव संसाधन। अब मानव भी खुद एक संसाधन है। कैसे, अभी हम पढ़ेंगे इसमें। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर to create more resources when they have knowledge, skill and the technology to do. That's why human beings are special resources. People are human resources. Education and help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources known as human resource development. अब मानव खुद एक संसाधन है। कैसे? इंसान जो है नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसमें दूसरे लोगों के लिए फ़ायदे की, दूसरे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए नए आविष्कार करता है। जैसे कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट हमें दिखाया गया है। ये साइंटिस्ट है, क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्राउट, कैन आई फाइंड ए सॉल्यूशन। यानी कि जो फसल जो थी वो सूखे के कारण सूख गई, वहाँ पे सूखा पड़ गया। तो इन्होंने क्या करा, एक नई खोज की जिससे कि जो फसल जल्दी उगाई जा सके, फसल बेहतर तरीके से अच्छी फसल उगाई जा सके और वो लंबे वक्त तक टिक सके। इट्स ऑल टू द थैंक्स नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन। यानी कि इंसान ने किस किस चीज़ का यूज़ किया, अपनी नॉलेज का यूज़ किया, अपनी स्किल का यूज़ किया और एजुकेशन का यूज़ करके एक नया रिसोर्स, एक नया वो खुद एक रिसोर्स बना ताकि दूसरों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन लिखी है। क्या इसका मतलब? ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी, mental and physical, of the people, though there are differing views regarding treatment of human as a resource. One cannot deny the fact that it's the skill of human that help of transferring the physical material into a valuable resource. यानी कि यहीं पे ये बताया गया है कि इंसान जो है वो अपनी स्किल्स का, यानी कि अपनी जो उसके अंदर कला है उसका, एजुकेशन का और नॉलेज का यूज़ करके किसी भी चीज़ को ज़रूरत का इस्तेमाल करने लायक बनाता है।
तो इस तरह से ह्यूमन खुद एक रिसोर्सेज है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या है कंजर्विंग रिसोर्स। कंजर्विंग रिसोर्स का क्या मतलब है? कंजर्विंग रिसोर्स का मतलब है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से बचा सकते हैं, यानी उनका हम किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं। तो ये है इसका मतलब है कंजर्विंग रिसोर्स, यानी जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाना, उनका संरक्षण करना। उसको हम कैसे बचा सकते हैं? उसको अभी हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी रिसोर्स को कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं। मोना हैड ए नाइटमेयर. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. She told her mother about dream. Amma, can this really happen? She asked. Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resource can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. यानी मोना ने एक सपना देखा कि जो ज़मीन पर जितना भी पानी था वो सब सूख गया और जितने भी पेड़ थे वो सब कट गए, और जो फिर वहाँ पे जो लोग बचे थे उनको खाने के लिए और पीने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही थी और रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। तो इसने उसके बारे में बात की, अम्मा कि मैंने एक सपना देखा है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो अम्मा ने बताया बेटा ये सच हो सकता है अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि जिसका हम इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते, अगर हम उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या फिर रिन्यूएबल रिसोर्स उसका भी अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी स्थिति वाकई में उत्पन्न हो सकती है। यानी कि अगर पानी को हम हद से ज़्यादा वेस्ट करेंगे या डिफॉरेस्टेशन करेंगे, यानी जंगल को काटेंगे, तो हमारे सामने ऐसी स्थिति आ सकती है कि हमारे पास पीने के लिए पानी भी ना मिले और रहने के लिए जगह भी ना मिले। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि संसाधनों का इस तरह यूज़ करना जैसे कि उनको दोबारा आने के लिए वक्त मिल जाए, इसको कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे कि हमने पानी का यूज़ किया एक वक्त तक, फिर जब पानी दोबारा बरसा तो हमने उसको बचा के रख लिया ताकि हम भविष्य में उसका यूज़ कर पाएँ। इस तरह के काम को कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स ऑल्सो कंजर्व दैम द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। There are many ways of conserving resource. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately, it make a difference because all our lives are linked. यानी कि संसाधनों को इस तरह यूज़ करना कि आने वाली पीढ़ी, यानी आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाए, इस चीज़ को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सभी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बचा सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि पानी का वेस्ट ना करके या इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट ना करके। कुछ चीज़ें हैं जैसे पेपर है या पॉलीथीन है, उसको दोबारा बार बार यूज़ करके और चीज़ों को रिसाइकल करके हम सभी अपना योगदान इस चीज़ में दे सकते हैं कि किस तरह हम आने वाली जनरेशन के लिए अपने रिसोर्सेज बचा के रख सकें। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo stick. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. यानी कि हम सभी लोग पानी का वेस्ट ना करके, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट ना करके अपने अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पानी और कोयले से बनती हैं। तो इस चीज़ से हमने क्या सीखा, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा
दो चीज़ें हैं हमारे सामने, एक तो ये है और एक ये है। पहले हम पढ़ेंगे ये सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बताया था आपको भी, यानी कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर संसाधनों को यूज़ करना या रिसोर्स को यूज़ करना, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि सभी की जो ज़िंदगी है उसकी रिस्पेक्ट करना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ है, जो मानव जीवन है, उसकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना। कंजर्व द अर्थ वर्टिलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो हमारे ज़मीन पर जो चीज़ें मिलती हैं, जो विविधताएँ मिलती है, उसको सेव करके रखना। मिनिमाइज़ द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, डिप्लेशन ऑफ जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, ये नेचुरल गैसेस हैं, उनको कम से कम यूज़ करना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, हम सभी को अपने अपने जो व्यवहार है उसमें चेंज लाना। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, यानी कि जो लोगों को इस बारे में जागरूक करना कि वो अपने आसपास हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको सेव करें। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड, द डैमेज टू नेचर एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद? हमें क्या होना चाहिए? द यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जी, यानी कि जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हमें बहुत अच्छे से और बहुत संभाल के करना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, जो पृथ्वी पर जो हमारे जीव जंतु जो विलुप्त हो रहे हैं उसको बचाना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, जो हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको कम से कम करना चाहिए। चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो चुका है रिसोर्स का। वीडियो अच्छे से देखेंगे, चैप्टर 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर कल करेंगे।